प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं महाराणा सांगा का इब्राहिम लोदी के साथ संबंध। मैं अमराराम, वीरबाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। यों तो महाराणा सांगा ने अपनी प्रसारवादी नीति के अनुरूप सिकंदर लोदी के काल में ही दिल्ली के अधीनस्थ प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया था, किंतु डॉक्टर ओझा के अनुसार सिकंदर लोदी अपने राज्य की निर्बलता के कारण महाराणा से लड़ने को तैयार न हो सका। 1517 में उसकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन बैठा? इब्राहिम लोदी। वह स्वयं भी विस्तार नीति में विश्वास रखता था, अतः दोनों ही शासकों की महत्वाकांक्षा ने उन्हें संघर्ष हेतु आमने सामने ला दिया। सांगा ने गद्दी पर बैठते ही अजमेर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और करमचंद पवार की सेवाओं के बदले उसके नाम अजमेर का पट्टा भी लिख दिया। जब इब्राहिम लोदी को यह ज्ञात हुआ कि सांगा ने शाही प्रदेश पर अधिकार कर लिया है, तो वह चुप न रह सका और ससैन्य मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। यानी महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच अब राज्य को लेकर टक्कर शुरू हुई और खासकर अजमेर, जो पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन था, अब किसके अधीन आ गया? महाराणा सांगा के अधीन, जहाँ उन्होंने अपने सहयोगी करमचंद पवार को वहाँ की जागीर दे दी गई। और इस हेतु महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में दो युद्ध भी हुए। एक युद्ध खातौली का युद्ध जो 1517 ईस्वी में हुआ और दूसरा बाड़ी का युद्ध जो 1518 ईस्वी में हुआ। तो पढ़ते हैं, जिसमें पहला खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में। इधर महाराणा सांगा को यह मालूम हुआ कि इब्राहिम लोदी ससैन्य मेवाड़ पर आक्रमण करने आ रहा है, तो वह भी पीछे नहीं रहा। दोनों ही तरफ से सेनाओं में हाड़ौती की सीमा पर खातौली गांव के निकट युद्ध हुआ। इस प्रकार से करीब एक पैर तक युद्ध होने के बाद इब्राहिम लोदी सेना सहित भाग गया, किंतु उसका पुत्र बंदी बना लिया गया, जिसे कुछ दिनों बाद महाराणा ने दंड लेकर छोड़ दिया। युद्ध में महाराणा के घुटने पर तीर लगने से वह लंगड़ा भी हो गया और उसका बायां हाथ भी तलवार से कट गया था। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा को भी व्यक्तिगत हानि उठानी पड़ी। इब्राहिम लोदी ने खातौली की हार का बदला शीघ्र ही लेना चाहा, तो उन्होंने मियाँ मक्खन के नेतृत्व में 1518 ईस्वी में एक सेना भेजकर पुनः आक्रमण किया, किंतु इस बार भी उसे पराजित होना पड़ा। तारीख़ सलाती ने अफगाना, जो एक ग्रंथ है, के अनुसार प्रारंभ में महाराणा की विजय हुई, परंतु जब सांगा की सेना विजयोल्लास में लीन थी, तभी अफगानों ने एकाएक आक्रमण कर दिया, जिससे महाराणा घायल हो गए और उसे राजपूत उठाकर ले गए। अफगान कौन? जो इब्राहिम लोदी और उनका जो सहयोगी है वो अफगान क्षेत्र से आने वाले थे, इसलिए उन्हें अफगान कहा गया। यह वर्णन विश्वसनीय नहीं लगता। वाक़ियाते मुस्ताकी व तारीख़ दाऊदी में भी इस धोखे का वर्णन नहीं है। यानी जो तारीख़ सलातानी अफगाना में कहा गया है कि इस तरह से महाराणा सांगा पर अनायास आक्रमण करके उनको हानि पहुंचाई गई, लेकिन दूसरे ग्रंथों में ऐसा उल्लेख नहीं है। शारदा का कहना है कि यदि हुसैन की सहायता से सुल्तान की विजय हुई होती, तो वह युद्ध के थोड़े दिनों बाद न तो उसे चंदेरी में मरवाता, न ही उसके घातकों को ही इनाम देता। स्वयं बाबर ने भी इस युद्ध में महाराणा की विजय को स्वीकार किया। यानी स्वयं बाबर ने भी कहा कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ महाराणा सांगा की जीत हुई। अमर काव्य वंशावली के अनुसार भी ये कहा जा सकता है कि महाराणा धौलपुर से विजयी होकर चित्तौड़ लौटा था। डॉक्टर ओझा के मतानुसार वास्तव में इस युद्ध में राजपूतों ने बयाना तक अफगान सेना का पीछे किया और सांगा को मालवा का कुछ हिस्सा, जो सिकंदर लोदी के अधिकार में था, प्राप्त हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि शेष शासन काल में सांगा का अफगान शासक इब्राहिम लोदी से सीधा कोई संपर्क या संघर्ष नहीं हुआ। साथ ही यह भी निश्चित है कि अफगानों में इब्राहिम विरोधी बढ़ते हुए वातावरण से वह परिचित था। इस बात की भी संभावना को एकाएक नकारा नहीं जा सकता
कि सांगा ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध इन विद्रोही अफगानों से संपर्क किया हो। इस संबंध में बाबर से हुआ समझौता सर्वविदित ही है, परंतु पानीपत के युद्ध के पश्चात अफगानों से संपर्क नवीनता लिए हुए था। इस बार अफगान शासक से संघर्ष का रूप सहयोग ने ले लिया। पानीपत के युद्ध में बाबर की सेना से इब्राहिम लोदी की हार हुई और उसकी रणस्थल पर ही मृत्यु हो गई। तब दिल्ली अफगानों के हाथ से निकल मुगल आधिपत्य में आ गई। इससे अफगान शक्ति को बड़ा धक्का लगा। अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किए। इब्राहिम का भाई महमूद लोदी तो पानीपत के युद्ध में सकुशल बच गया था। उसके नेतृत्व में अफगान शक्ति संगठित होने लगी। भारत में तब केवल राणा सांगा ही इनको रक्षक प्रतीत होने लगा। अफगान नेतृत्व ये अनुभव करने लगा कि उसका सहयोग और समर्थन ही उसके राज्य को पुनः प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। यानी हमने देखा कि राणा सांगा का अफगानों के साथ यानी इब्राहिम लोदी की सेना के साथ 2 युद्ध हुए। एक तो खातौली का युद्ध जिसमें उसकी पराजित हुई, उसके बाद मियाँ मक्खन के नेतृत्व में इब्राहिम लोदी ने पुनः राणा सांगा से बदला लेने के लिए सेना भेजी थी, लेकिन उसका भी बाड़ी जो धौलपुर में स्थित है 1518 ईस्वी के युद्ध में उनकी पराजित हुई। फिर हम देखते हैं कि 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल बाबर ने ये अब इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध में हो गई। तो बाद में अफगानों ने अपने आप को महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था के नेतृत्व में अपने आप को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन अब उनको लगता था कि हमारी सहायता केवल एक ही राजा कर सकता है, वह था मेवाड़ के राणा सांगा। तो महाराणा सांगा के वहाँ वो आश्रय प्राप्त करते हैं और सहायता के लिए आते हैं। सांगा ने भी अपने पूर्व मतभेद बुलाकर महमूद लोदी को दिल्ली का शासक बनाने में सहायता देना स्वीकार किया। अतः न केवल महमूद लोदी ही अपितु हसन खां मेवाती वगैरह अनेक महत्वपूर्ण अफगान सेनानायक सांगा के पास आने लगे। इस प्रकार सांगा के नेतृत्व में राजपूत अफगान गठबंधन का निर्माण हुआ और यों सांगा समस्त स्थानीय शक्तियों को अपने नेतृत्व में संगठित कर सका। साथ ही उसके जीवन की गंभीरतम चुनौती का सामना उसे अब करना था। यानी जीवन की कौन सी जो चुनौती थी जो आने वाली थी, वह थी बाबर के साथ उसका संघर्ष। तो अब मुगल बाबर संघर्ष से पहले हमने ये पढ़ा कि राणा सांगा ने किस तरह से इब्राहिम लोदी के 2 युद्धों में हराया था। एक तो खातौली का युद्ध, दूसरा बाड़ी का युद्ध। धन्यवाद।